नमस्कार, अभिनंदन। मैं आज के कार्यक्रम के अतिथियों से आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आकर मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनिल त्यागी जी से आग्रह है कि वह माननीय अतिथियों को ससम्मान मंच पर लेकर आएं। मंचासीन अतिथियों की परिचय श्रृंखला में सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू जी का परिचय कराना चाहूंगी। प्रेरणा विमर्श 2021 के अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू जी प्रेरणा जन सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं। आपका अपना व्यवसाय है। आपके निर्देशन में आपके संस्थान ने नए व्यापारिक कीर्तिमानों को स्थापित किया है। सेवा कार्यों में भी आप लगातार अग्रणी रहते हैं। मैं मधुसूदन दादू जी के सम्मान के लिए श्री B.K. गुप्ता जी से आग्रह करती हूं कि वह मंच पर आकर दादू जी का सम्मान करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव शर्मा जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के कुलपति हैं। आप भारतीय राजनीति शास्त्र साइंस एसोसिएशन और द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल के संपादक भी हैं। मैं श्री रमन चावला जी से निवेदन करूंगी कि वह प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का सम्मान करें। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर राकेश सिन्हा वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी औपचारिक परिचय के तौर पर आप भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपकी विशेषज्ञता और कार्यों ने आपको भारतीय संस्कृति के भीतर RSS के विचारक के रूप में स्थापित किया है। मैं प्रोफेसर हरेंद्र सिंह जी से आग्रह करती हूँ कि वे प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी का मंच पर आकर सम्मान करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुभाष सिंह जी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आपने हमारी मासिक पत्रिका केसर संवाद के संपादन में भी अहम भूमिका निभाई है। मैं डॉक्टर अनिल निगम जी से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आकर श्री सुभाष सिंह का सम्मान करें। श्री अनंत त्यागी जी, आप बचपन से ही स्वयंसेवक रहे हैं। वर्तमान में आप टेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। आप विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग निरंतर देते रहते हैं। आप प्रेरणा शोध संस्थान न्यास के अध्यक्ष हैं। मैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगी कि वे श्री अनंत कुमार त्यागी जी का सम्मान करें। प्रेरणा विमर्श प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान की तरफ से पिछले वर्ष प्रारंभ किया गया एक आयोजन है और ये तय हुआ कि इसका आयोजन वर्ष में एक बार होगा, वार्षिक होगा। उसकी पहली कड़ी पिछले वर्ष 2020 में फरवरी को आयोजित की गई। उसकी थीम विषय वस्तु विरासत, भारतीय संस्कृति की जो विरासत है और मीडिया वो रही। मैं मंच पर उपस्थित आज के विशिष्ट महानुभावों से आग्रह करूंगा कि इसका विमोचन भी साथ साथ करें। अब मैं प्रेरणा विमर्श 2021 की जानकारी के लिए डॉक्टर अनिल त्यागी जी से मंच पर आने का आग्रह करती हूँ। विमर्श के इस वर्ष के कार्यक्रम में पिछली बार भी रहा था, इस बार भी फिल्म का भी हमने फिल्म महोत्सव जैसा भी एक कार्यक्रम किया था, जिसमें 32 तो लघु फिल्म हमारी आई और 9 वृत्ति चित्र आए। 5 फिल्मों को पुरस्कार दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और 2 सांत्वना पुरस्कार। तो ये इस वर्ष प्रेरणा विमर्श के कार्यक्रम की हमारी उपलब्धि रही। धन्यवाद। प्रेरणा चित्र भारतीय फिल्म उत्सव में 2021 में इस बार जैसे कि बताया डॉक्टर अनिल त्यागी जी ने 2 सांत्वना पुरस्कार हैं। पहले मैं उन्हीं 2 फिल्मों को सांत्वना पुरस्कार के लिए यहाँ पर बुलाऊंगा। पहली फिल्म का नाम है ठंड का भूत,
जिसको बनाया है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा की सुहानी त्यागी ने। मैं आग्रह करता हूं मंच पर उपस्थित श्री मधुसूदन दादू जी से, कृपया आप यह सांत्वना पुरस्कार प्रदान करें। और ठंड का भूत लेने के लिए जो उनकी फिल्म का नाम है, फिल्म के एक्टर ही आए हैं। आइए, आपका स्वागत है। प्लीज गिव अ बिग हैंड। थैंक यू सर। दूसरी फिल्म जो सांत्वना पुरस्कार के लिए चुनी गई है उसका नाम है विलेज ऑन व्हील्स, जिसे बनाया है श्वेता दत्त ने, जो मुंबई से है। चूँकि ये हमारा फिल्म ऑनलाइन फिल्म महोत्सव है, तो मैं विनम्र आग्रह करूंगा श्री सुभाष सिंह जी से, कृपया उनको सर्टिफिकेट प्रदान करें और ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान करें। थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू। तृतीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म जो कि अभी जिनका प्रदर्शन किया गया, हिंदी हैं हम, जिसे बनाया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रतीक अरोड़ा जी ने। मैं श्री अनुज त्यागी जी से आग्रह करता हूं, कृपया आप यह प्रतीक अरोड़ा को यह पुरस्कार प्रदान करें। ये भी सर मैं आग्रह करूंगा कि ऑनलाइन एक बार कैमरे की तरफ दिखा दें, क्योंकि प्रतिभागी वहां से हमें देख रहे हैं लाइव। थैंक यू वेरी मच सर। प्रेरणा चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2021 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है उस फिल्म ने जिसका नाम है दान, जो कि अभी हम सबने देखी। इसे बनाया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के छात्र राजू उपाध्याय ने। मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से, कृपया यह पुरस्कार प्रदान करें। फिल्म निर्देशक के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, कृपया मंच पर आएँ पुरस्कार लेने के लिए। अब बारी है प्रथम पुरस्कार की। प्रेरणा चित्र भारती फिल्मोत्सव ऑनलाइन फिल्मोत्सव 2021 का प्रथम पुरस्कार जीता है हास्य और बहुत ही प्रासंगिक विषय पर बनी फिल्म ने, जिसका नाम है मोबाइल के मारे। ये विद्यार्थियों ने बनाया है। मैं चाहता हूँ कि तालियों से जोरदार स्वागत हो। और मेरठ विश्वविद्यालय की मीडिया विभाग की टीम यहाँ मौजूद है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के छात्रों ने इसे बनाया है। मैं आग्रह करता हूँ प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी से, कृपया यह प्रथम पुरस्कार प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मधुसूदन दादू जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हमारा पथ प्रदर्शन करें। पिछले विमर्श के कार्यक्रम में मुझे एक वक्ता संभवतः चवानके जी एक बात बता रहे थे, वो मुझे ध्यान थी कि आजकल जो युद्ध हैं उसके तरीके बदल गए और वास्तव में एक सूचना युद्ध चल रहा है। और हमारे जो पत्रकार हैं, जो इस सूचना के, इस पत्रकारिता के इस विधा से जुड़े हुए हैं, वो हमारे योद्धा हैं। और इन्हीं योद्धाओं को तैयार करने के लिए प्रेरणा में कार्य होता है और प्रेरणा विमर्श में इसी सब के लिए कोशिश रहती है। राष्ट्र के उत्थान में मीडिया की एक विशेष भूमिका रहती है। हमारी सोच एक भारतीय सोच है और मीडिया में वो कितनी गई है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर जो विमर्श होता है उससे वास्तव में हमें पता चलता है कि जो राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में मीडिया का क्या सहयोग है, क्या उसका रूप है। और जब ये विमर्श होता है तो पत्रकारों में विचारक, विद्वान, बहुत से सोशल मीडिया कर्मी, सभी और अध्यापक और छात्र, ये सब मिलकर आपस में विमर्श करते हैं। तो राष्ट्र के उत्थान में लगे हुए ऐसे सभी पत्रकारिता से जुड़े हुए योद्धाओं को मेरा बहुत बहुत नमन है। इस कार्यक्रम से अभी हमें अपने मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि जी का भी संबोधन सुनने को मिलेगा। मैं पत्रकार भी नहीं हूँ और लेखक भी नहीं हूँ, मैं दूसरी तरफ से, लेकिन जब ये देखता हूँ तो वास्तव में मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को, मेरे को कहना पड़ेगा, जिसमें मैं अभी अपने आप को शामिल नहीं कर रहा, आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान इस राष्ट्र के उत्थान में है और इसी कार्य में आप लगे रहेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई वर्षों से प्रेरणा सोशल मीडिया और मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। लगभग 5 साल पहले मैं आया था कार्यक्रम में। केशव संवाद नाम की पत्रिका भी निकलती रही है।
इस तरह के जो प्रयास होते हैं, समाज के मूलभूत जो वैचारिक आवश्यकता होती है उसे पूरा किया जाता है। तो भारत की जो परंपरा रही है वो परंपरा तथ्य और तर्क की परंपरा रही है, और विमर्श की यह परंपरा भारत को उस वैचारिक स्थान पर रखता है जिसका दुनिया में कोई समानांतर नहीं है। उस विमर्श की परंपरा का मैं एक उदाहरण देता हूं कि काशी में जो मूर्ति पूजा की एक तरह से महानगरी और राजधानी है, जहां हर चौक चौराहे पर मूर्तियां हैं, वहां पर 17 नवंबर 1869 को स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोध में तर्क दे रहे थे, और स्वामी विशुद्धानंद जी सहित 300 पंडित उस तर्क का प्रतिकार कर रहे थे। 50,000 की भीड़ उस तर्क और प्रतिकार को देख रही थी। काशी के राजा उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मैं इसलिए कहा कि तर्क पर जो आधारित समाज होता है वह विचारों को गढ़ता है, वो विचार समाज उपयोगी और मानव उपयोगी होता है। जो समाज तर्क को छोड़ देता है, अपने आप को नारेबाजी में और विलासिता के संघर्ष में जुट जाता है, उस समाज का पराभव होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हम सब ने समाजशास्त्र की पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में एक पंक्ति पढ़ा होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में थे और उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। वे गदर पार्टी के लाला हरदयाल जी से लेकर वीर सावरकर जी सबके प्रेरणा के स्रोत थे। भारत से बाहर जो स्वतंत्रता की आजादी की जो लड़ाई चल रही थी, भारत के पक्ष में जो आवाजें उठ रही थी, उन सब के बड़े स्रोत श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने न सिर्फ इंडिया हाउस की स्थापना की, बल्कि वहां पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका निकाला, जिसमें समानता स्वतंत्रता की विचार को दुनिया में फैलाने का काम किया। घटना यह घटी कि वहाँ की टाइम्स अखबार में उन्होंने एक लेटर लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा, जॉर्ज वाशिंगटन और जॉन मिल्टन दोनों का यह मत था कि जो आताताई सरकारें होती हैं, दमनकारी व्यवस्था होती है, उसको हिंसात्मक पूर्वक संघर्ष से उखाड़ कर फेंक देना नैतिकता के दायरे में आता है। इस तरह के उनके क्रांतिकारी विचार और भारत में जो साम्राज्यवादी दमनकारी सरकार है उसको हिंसात्मक आधार से उखाड़ कर फेंक देने की उनकी अपील के बाद ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ गई। 1907 में वे पेरिस पहुंच गए, बाद में स्विट्जरलैंड गए। उनकी जो बैरिस्टर की डिग्री थी, जो इनर टेम्पल कहा जाता था, ब्रिटेन के जो जुडिशरी है उसमें 3 टेम्पल्स होते हैं, उसमें इनर टेम्पल के वो एक सदस्य थे, उससे उनको निकाल दिया गया। यह तो सामान्य घटना है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से तो उनका संघर्ष होना था, वे पेरिस गए, पेरिस से स्विट्जरलैंड गए। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, जो स्वतंत्रता के उस वारिस का, जो इसके मुख्य वारिस बनने की दावा करते रहे, इतिहास की पुस्तकों में उनको स्वतंत्रता का उत्तराधिकारी बताया जाता रहा है, उनके चरित्र का एक दूसरा नमूना देखिए। एक देशभक्त प्राण त्यागते समय एक ही तमन्ना रखता है कि मैं मृत्यु के बाद अपनी मातृभूमि के साथ विलीन हो जाऊं। देशभक्त की दूसरी कोई तमन्ना नहीं होती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने विल में 1930 में मृत्यु से पूर्व जो लिखा था कि भारत की स्वाधीनता के बाद उनके अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए। बाद में उनकी धर्मपत्नी भानुमती जी का भी निधन हुआ। उनके भी विल में यही था कि मेरे पति के साथ ही भारत की स्वाधीनता के बाद उनके अस्थि भस्मों को भारत ले जाया जाए। 30 के बाद 40 यानी 47 में देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त को हमने लाल किले पर झंडा फहराया। झंडा फहराने वाले जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के वे लोग थे
जो इतिहास की पुस्तकों में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मुख्य श्रेय लेने वाले लोग थे, जिन्हें इतिहासकारों ने श्रेय दिया है, उनकी भूमिका थी। मैं उनकी भूमिका को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी भूमिकाओं को जो समाप्त कर दिया गया, स्वतंत्रता के इतिहास के फलक को जो छोटा कर दिया गया, उसके फलक को बढ़ा देने की आवश्यकता है। 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 2000, यानी कि आज़ादी के बाद 5 दशकों तक किसी को पता नहीं था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनकी धर्मपत्नी भानुमति का अस्थि भस्म दुनिया के किस हिस्से में, किस रूप में, कहाँ है या नहीं। 2003 में अब के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के 1.5 साल बाद ही 2001 में मुख्यमंत्री बने, 2003 में जिनेवा से श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि भस्म को भारत लाने का काम किया। गुजरात में क्रांति तीर्थ की स्थापना 55 एकड़ जमीन में कच्छ में किया। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई में संस्कृति हमारी कहां थी? जब खुदीराम बोस ने डॉगलस, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर में था, उसकी गोली चलाई, वो बच गया और उसके साथ सवार करने वाली 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार में एक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने उस हिंसात्मक कार्रवाई को नैतिकतापूर्ण अध्यात्म से परिपूर्ण बताया। उसके साथ ही 1908 में तिलक जी को, लोकमान्य तिलक को 6 साल की सजा मिली, जो 1914 तक जेल की सजा काटे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का त्याग, तप, उनके अध्यात्म के प्रति रुचि पर हम प्रश्न खड़ा नहीं करते, लेकिन दूसरे के त्याग तप को हम कम करके इतिहास में आंक नहीं सकते। इतिहास की पुस्तकें एकांगी नहीं चल सकती हैं, उनके चलने की आयु समाप्त हो चुकी है। अब इतिहास को पूर्णता का प्रारंभ हो रहा है। मैं ये प्रारंभिक अवस्था होता है। किसी को कम कर हम इतिहास बदलना नहीं चाहते, हम इतिहास का फलक बढ़ा देना चाहते हैं, उसका हॉराइजन बढ़ा देना चाहते हैं। वो तिलक जी ने जब उसके समर्थन में लेख लिखा, दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने उसकी निंदा की, तो तिलक कौन थे? हम सिर्फ तिलक को केसरी अखबार का संपादक और स्वामी के रूप में जानते हैं। हम लाल बाल पाल का वो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उतने रूप में जानते हैं। जो इतिहास सत्य से अपनी पीढ़ियों को वाकिफ नहीं कराती है, रूबरू नहीं कराती है, वो इतिहास झूठा इतिहास होता है। जो चीज प्रेरणा देती है वहां आना चाहिए। नारों से प्रेरणा नहीं मिलती। प्रेरणा त्याग तप की उन मूल स्रोत को जानने से मिलती है। आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाइए, छोटे छोटे आध्यात्मिक आंदोलन चल रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। यानी हम किसी को खारिज नहीं करते, हम उससे तर्क पर करते हैं और तर्क में एक नए तर्क की स्थापना करके एक नए धर्मगुरु, नए दर्शन और नए दार्शनिक पुस्तक के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज बना, उसके साथ एक नव ब्रह्म समाज बना। आर्य समाज बना, उसमें भी एक नई धारा फूट गई। तो यह भारत की हिंदुओं की मानसिकता में नहीं, उनके व्यक्तित्व का, उनके मस्तिष्क का, उनके मन का एक अभिन्न हिस्सा है। इस हिस्सा को निकालने तो हिंदू नहीं रह जाता है। इसलिए हिंदू कभी एक रूपतावादी हो ही नहीं सकता, न जन्म से, न कर्म से, न मन से। इसलिए हम प्रयोग धर्मी समाज है और भारत एक प्रयोगशाला है। इसीलिए इस भूमि का महत्व है। दुनिया में कोई ऐसी भूमि नहीं है जहां पर ऐसे प्रयोग धर्मियों को स्थान मिलता है। इसी के साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस वर्ष में हम सब उस यज्ञ में लगें जो यज्ञ भारत के इतिहास का शुद्धिकरण करेगा, भारत के इतिहास के दायरे को बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों को वह देगा जो उनको प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जो नए बाजी राउत और नए तिलेश्वरी बरुआ को पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, आपके शब्द हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं को संकलित कर आपने इतने कम समय में हम सबके सामने रख दिया। आपके वक्तव्य से ही हम सब में नई चेतना का संचार होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं मुख्य अतिथि संबोधन के लिए प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि वे आकर संबोधन दें। सवेरे के सत्र में प्रश्नोत्तरी के समय आ गया था, एक सत्र में स्वयं रहा, एक सत्र में श्रोता के रूप में बैठा और अब सुन रहा हूँ। तब से कई सारे प्रश्न मन में हैं और मैं समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में प्राय यह मानता हूँ कि हमें इस प्रकार के अनुष्ठानों से यदि कुछ चिंताएं मिल जाएं तो बहुत है। भर्तृहरि संस्कृत का एक कवि हुआ है और वो कहता है कि यदा किंचित ज्ञोहम नृप एवं मदान्धः समभवम्, जब मुझे लगता था कि मुझे कुछ आता है तो मैं मदान्ध हो गया था। और यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तथा मूर्खोस्मि तिज्वर एवं मदो में व्यपगतः, जब मैं विद्वानों के साथ बैठने लगा धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। इस प्रकार के अकादमिक ज्ञान सत्र के अनुष्ठान मुझे यह आभास तो निरंतर कराते हैं कि हमें भी जानना बाकी है, बहुत कुछ समझना सोचना बाकी है। इसके लिए भी आभार। भारतोदय अमृत महोत्सव का उल्लेख किया राकेश जी ने। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं इस अवसर को देखने के लिए। इस अवसर पर हम हैं। हमने अभी पिछले 1.5-2 साल में बहुत सारे लोगों को खोया है। कुछ को आपदा के समय खोया है, कुछ को विभिन्न अन्य कारणों से खोया है। हम हैं उपस्थित इस अवसर को देखने के लिए। भारत की यांत्रिक तकनीकी अभिकरण आधारित ही सही, राजनीतिक तंत्र आधारित ही सही, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अभिलेखों की उपस्थिति आधारित ही सही, इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हम हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, हम बार बार यदि ये स्मरण करते रहेंगे कि ये उपकरणों में परिवर्तन मात्र हुआ है, कुछ विधिक अभिकरण मात्र मिले हैं, कुछ अभिलेखों का अनुसरण मात्र हम कर पाए इतने समय में, वैचारिक जिसकी ओर अभी आपने देखा प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी इससे पहले के सत्र में उल्लेख कर रहे थे, वैचारिक आत्मनिर्भरता की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ होनी है। ये निरंतर का स्मरण भी यदि पाथेय बनता है तो भी बहुत है। मन में ये भाव, जिस स्व के जागरण की बात प्रारंभ की जा रही है कुछ समय से, वह स्व का जागरण सामूहिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर या सांस्थानिक स्तर पर दृश्यमान न भी हो, यदि मन में भी यह निश्चित हो जाए कि स्व का जागरण होना है, स्वत्व का भाव और स्वत्व के अभिमान का भाव, स्वत्व की अनुभूति का भाव भी यदि मनुष्य के रूप में, नागरिक के रूप में, भारतीय के रूप में जागृत होने लगे तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ऐसे विमर्श और परंपरा से करते आए हैं। वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादक कहते हैं। छोटे छोटे गुल्म में भी तत्व की चिंता करने का अभ्यास है। इसीलिए वादे वादे जायते तत्वबोध। बातचीत से ही, इस विमर्श से ही तत्व का बोध होगा। तत्व इससे निकल आएगा, तुरंत निकल आएगा, फलित होगा, इसमें तो संदेह होगा। लेकिन निरंतर के विमर्श, और इसीलिए हमने परंपरा से आज तक हमेशा ऐसे विमर्शों में कोई स्थान का बंधन नहीं किया, आयु का बंधन नहीं किया, पद का बंधन नहीं किया। नहीं ज्ञान वृद्धेषु वयस् समीक्षते कहते हैं संस्कृत में। ना आयु देखते हैं, कुछ नहीं देखना है। और इसीलिए ये विमर्श राजाओं ने भी आमंत्रित किए, बड़ी सभाएं लगाई, शास्त्रार्थ की सभाएं लगाई, प्रश्न खड़े किए,
मैंने पहले सत्र में कहा था, हम प्रश्नों का इतना सम्मान करते हैं कि हमारी एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है, जिसमें प्रश्न ही पूछे गए। सचमुच में तो सारी परंपरा प्रश्नों में ही है। आदि कवि को जब ये निषाद के द्वारा हत्या हुई पक्षी की, क्रौंच पक्षी की, तो उन्हें दुख हुआ और श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम अश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो थोड़े संभ्रमित हुए, ये मुझसे क्या हुआ, तो क्या करूं। नारद प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आदि कवि हो, रचना करो। तो कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या करूं, किसके बारे में लिखूं, कौन वहम सांप्रतम लोके, इस समय लोक में कौन है जिसके बारे में लिखूं, मुझे बताओ तो। तब नारद बताते हैं, आजानुबाह सुशरा सुललाट सुविक्रम इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनिष्ठ, उनके बारे में लिखो। ये प्रश्न निरंतर युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म से, यक्ष पूछ रहा है युधिष्ठिर से, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, नचिकेता पूछ रहे हैं यम से, मैत्रेयी पूछ रहे याज्ञवल्क से, गार्गी पूछ रही है याज्ञवल्क्य से, जनक पूछ रहे हैं गार्ग्य से, प्रश्न पूछ रहे हैं। और औपनिषदिक परंपरा, जिसकी ओर उल्लेख राकेश जी कर रहे थे, औपनिषदिक परंपरा भारतीय मूल में संचरित हो गई। वो कई बार व्यवहार में ऐसा दिखती नहीं होगी, प्रकटीकरण उसका ऐसा नहीं होता होगा जैसा हमें अकादमिक रूप में लगता है, लेकिन वह परंपरा से अनुस्यूत जो भारतीय विचार मन में किसी ना किसी संकेत में, प्रतीक में, व्यवहार में, आचरण में, भाषा में, शब्द प्रयोग में है, वो एक स्थान पर एकत्रीभूत हो जाए और हम सब उसमें से कुछ ऐसा नवनीत निकाल सकें जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी, जिस 2047 के भारत की बात अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी विचार कर सकें। तो मुझे लगता है हम प्रायशः जैसे ही अपने गौरवशाली अतीत की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में शंका, संदेह ये भी होता है, कहीं हम अंधविश्वास की ओर तो नहीं लौट रहे, कहीं हम पुरातनगामी तो नहीं हो रहे, कहीं पिछड़े तो नहीं हो रहे, कहीं प्रगति विरोधी तो नहीं हो रहे, कहीं आधुनिकता विरोधी तो नहीं हो रहे। यही सब लांछन है जो लगाए जाते हैं। ऐसे में यह समझना भी आवश्यक है कि हमारे ये विमर्श अतीत से, अपने गौरव से, अपनी परंपरा से, संस्कृति से, सभ्यता से, साहित्य से, दर्शन से, अध्यात्म से, लेखन से, सब से उत्सुर के रूप में बहुत कुछ प्राप्त कर लें और वर्तमान को संबोधित करना सीखें। वर्तमान से भागना नहीं है, वर्तमान को संबोधित करना सीखें और हम भविष्य की ओर दृष्टि बना सकें। भविष्य कैसा होगा, भारत, हम निरंतर, हमारे सभी लोग कहते हैं कि हमारी जनसंख्या का अधिसंख्य युवा है। आज से 30 साल बाद, 35-40 साल बाद भारत का ये जो युवा है, आयु, सामान्य आयु बढ़ रही है। अब 74 साल एवरेज औसत आयु है मनुष्यों की, ये बढ़ेगी और धीरे धीरे बीमारियां, ऐसी आपदाओं के बाद भी जो छोटी मोटी बीमारियां जिनसे लोग मर जाते थे वे कम हो रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो रही है और शिशु मृत्यु दर भी घट रही है। ऐसे में हमारी जनसंख्या का अधिसंख्य भाग आज से 30-35 साल बाद किनका होगा, कैसा होगा और उनके मन में क्या प्रश्न होंगे। आज हमने उनकी पृष्ठभूमि क्या बनाई है, उनके लिए क्या आधार भूमि तैयार की है, इन सब के लिए ऐसे विमर्श बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, सवेरे से कार्यक्रम में मैंने देखा 200-250 बच्चे अलग अलग संस्थानों के, मेरठ से भी बहुत सारे बच्चे थे, बिहार से भी थे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थानों से थे। उन सबके मन में जिज्ञासाएँ थी, बहुत सारे कौतूहल थे, बहुत सारे प्रश्न थे, उन्होंने रखे भी, कुछ ने साहस के साथ रखे भी। हमें उनके इन प्रश्नों को निर्मिति देने का अवसर प्रदान करने में भी अच्छा लगता है और ये हुआ इस विमर्श के माध्यम से। मुझे लगता है कि ऐसे कौतूहल बहुत प्रकार के विद्यार्थियों के मन में, अनुसंधानकर्ताओं के मन में भी उत्पन्न होते हैं, जिनसे जूझते समय सही उपयुक्त व्यक्ति की तलाश जिससे प्रश्न किया जा सके, सही उत्तर की तलाश जो सचमुच में उत्तर दे सके, या हम अपना मार्ग कैसे निर्धारित कर सकें, ऐसे भी चिंताएं होती हैं। इन चिंताओं के समाधान में ये ऐसा विमर्श हमारे सहायक होगा। इसके अतिरिक्त मुझे ये भी लगता है,
मैं मानता हूं कि हम सब एक प्रकार ऐसे एकत्र आकर इन अवसरों को निकाल पाएं और ऐसे प्रश्नों के साथ सामूहिक रूप से अन्य बहुत कम आयु के बच्चे, एक बच्चे को पुरस्कार मिला, आपने देखा, बहुत छोटी आयु का बच्चा, वो भी बैठा हुआ है तब से, और बड़ी आयु के लोग भी बैठे हैं। तो ये जो पीढ़ियों का अंतर है, जिसे हम जनरेशन गैप कह देते हैं, वो अंतराल भी ना बन पाए, उस अंतराल को भी व्यापने का काम इस प्रकार के विमर्श करते हैं। ऐसे विमर्शों में हम नए प्रश्न भी लेकर जाते हैं, कुछ दिशाएं भी लेकर जाते हैं। ऐसी दिशाएं हम सबका निरंतर साथ दें। वेद के एक मंत्र से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्योना पृथ्वी भवान ऋक्षरा निवेशिनी यच्छ शर्म सप्रथ। यह पृथ्वी सबके लिए कंटक रहित, कल्याणकारी, भद्र, आनंददायक हो। सबको नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद संजीव जी। आपने संस्कृत भाषा, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हुए बहुत सारगर्भित व ज्ञानवर्धक शब्दों में सभी का मार्गदर्शन किया। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनंत त्यागी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर अतिथियों का धन्यवाद करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं विभाग संघ चालक श्री मधुसूदन दादू जी, आज के मुख्य वक्ता श्रीमान राकेश सिन्हा जी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, एवं अपने पुराने मित्र एवं सूचना आयुक्त श्री सुभाष जी, एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय कृपाशंकर जी, व सभागार में उपस्थित बंधु भगिनी एवं दर्शक एवं श्रोतागण। इस 3 दिवसीय विमर्श 21 की समापन समारोह में हमने विभिन्न पहलुओं को 3 दिन के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयास किया। व अपनी तरफ से हमने एक प्रयास लगाया कि हम आप सभी के सम्मुख इस प्रकार के वक्ता और मुख्य अतिथि को ला सकें जिन्हें अपने अपने विषय का गूढ़ ज्ञान हो, व आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनको निर्मूल कर सकें, उनका उत्तर दे सकें। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हम अपने ध्येय में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, और आशा करता हूं अगले साल विमर्श 2022 में हम और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, और अच्छी योजनाओं के साथ और अच्छे विषयों के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रेरणा जन संचार शोध संस्थान की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। मैं सभी मंचासीन अतिथियों का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे माननीय प्रेरणा स्रोत कृपाशंकर जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।